बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज ये आपका सबक नंबर 14 है। और इससे पहले गुज़श्ता असबाक के अंदर आपके सामने टेक्निकल एनालिसिस का बयान चल रहा था। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपके सामने बहुत सारी चीज़ें बयान की गई और उसके बाद में आपके सामने स्ट्रेटेजी बयान की गई। अब यहाँ से सबक नंबर 14 शुरू हो रहा है और सबक नंबर 14 के अंदर भी टेक्निकल एनालिसिस के ताल्लुक से कुछ एक और स्ट्रेटेजी पर बात होगी और उसके बाद में कुछ साइकोलॉजी पर बात होगी। उसके बाद मार्केट के हिसाब से, जो मार्केट में जो चीज़ें पाई जाती हैं उसको समझने के हिसाब से आपका सबक मुकम्मल हो जाएगा और एक सबक बाकी रह जाएगा जिसके अंदर इंशाल्लाह शरई मसाइल क्या हैं इसके बारे में उसकी बात हो जाएगी। बहरहाल, तो सबसे पहले नंबर की आज जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये समझ लीजिए, मैंने आपको कहा था कि किसी भी शेयर का हमें फंडामेंटल भी देख लेना चाहिए। किसी भी शेयर का जब भी एंट्री लें तो क्या करना, हमें पहले फंडामेंटल देख लेना चाहिए। समझ हमारी बात क्यों? ताकि अगर कभी कोई रिस्की बात पेश आ जाए तो फंडामेंटल अगर मजबूत रहता है तो हमें इत्मीनान रहता है। बात समझ में आ रही? अब होता क्या है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपको हम बता रहे हैं कि इसके अंदर अगर आदमी फंडामेंटल नहीं भी देखता है, उसके अंदर फंडामेंटल मजबूत हुआ होगा, खुद ब खुद क्या कहा जा सकता है कि उसके अंदर फंडामेंटल मजबूत हुआ होगा। यानी अगर फंडामेंटल किस लिए देखता है, ताकि मुस्तकबिल में चलने के चांस हो कि मुस्तकबिल में अच्छा ग्रोथ, हमको अच्छा रिटर्न दे सकता है, इसलिए तो फंडामेंटल देखते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटेजी ऐसी है कि गोया कि ये कह रही होती कि हाँ भाई इसका फंडामेंटल मजबूत हो गया है। ये बताइए, एक आदमी है जो सीधा क्या करे, सूरज को ना देखे बल्कि सुबह उठे और रोशनी देखे खिड़की से, अपने सूरज को नहीं देख रहा बल्कि क्या देख रहा है, रोशनी देख रहा है, तो वो फौरन समझ जाएगा कि रोशनी नजर आ रही यानी सूरज निकला है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोशनी दिखे और सूरज न निकला हो, उजाला होगा और सूरज नहीं निकला, ऐसा हो ही नहीं सकता। रोशनी नजर आ रही, उजाला है यानी सूरज निकला है। तो स्ट्रेटेजी अगर कोई देख ले तो यानी फंडामेंटल मजबूत हुआ है, तभी ये असर दिखाई पड़ रहा है। अगर फंडामेंटल मजबूत ना हुआ होता तो ये असर दिखाई नहीं पड़ता, और ये बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। अब वो स्ट्रेटेजी क्या है? उस स्ट्रेटेजी को हम नाम दे सकते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट। मल्टी ईयर ब्रेकआउट, उर्दू के अंदर आप कह सकते हैं मुतअद्दिद साल का ब्रेकआउट। यानी एक शेयर जितनी ज्यादा साल का हो उतना पावरफुल होता है। यानी एक शेयर जो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल, 12 साल, 18 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल एक रेंज के अंदर टहल रहा, उसको नहीं तोड़ पा रहा है। समझ में आ रही बात? आखिर में जाकर के 10 12 साल, 18 साल बाद, 4 साल, 6 साल के बाद एक ऐसा वक्त आता है कि इस रेंज को जो इसने जिसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इसको ये तोड़कर ऊपर निकलने की कोशिश कर जाता है। समझ में आ रही बात? तो इसको कहा जाता है मुतअद्दिद साल का ब्रेकआउट। ये माना जाता है कि एक कंपनी 10 साल से इसी रेंज के अंदर चल रही थी, लेकिन यहाँ ऐसा दिन आ जाता है कि इस रेंज को तोड़ के ऊपर निकल रहा है, यानी कंपनी ने फंडामेंटल मजबूत किया है और कंपनी कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। और जो 10 साल की जो मेहनत रही है वो रिजल्ट ला रही है, और कंपनी क्या है, कहीं ना कहीं अब अपने हाई को तोड़ करके आगे निकलने की तैयारी के अंदर है। और फिर क्या होता है, यहाँ से शेयर बहुत तेजी के साथ भागता है। क्यों? 10 साल से वो एक रेंज के अंदर है, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है तो तोड़ लो। तो सभी की साइकोलॉजी बनी हुई होती है कि भाई अब ये कंपनी क्या तरक्की कर रही है, तभी यहाँ तक पहुंची, बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंची, इस रेंज को उसने तोड़ दिया है। इसको क्या कहते हैं? इसको मुतअद्दिद साल का ब्रेकआउट कहते हैं। सिंपल सा है, ऐसे शेयर को आपको तलाशना है। कैसे तलाशना है? अव्वलन तो बहुत सारे स्कैनर वगैरह, स्क्रीनर वगैरह भी मार्केट के अंदर आते हैं, वो यूट्यूब वगैरह से आप देख लीजिए कैसे तलाशें। लेकिन सिंपल सा अगर कोई तरीका ये है कि आप यूट्यूब वगैरह पे डालेंगे ऑल टाइम हाई या 4 साल ब्रेकआउट या 10 साल ब्रेकआउट, तो कुछ ना कुछ शेयर इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। समझ में? उसको थोड़ा बहुत आप देख लें, उसके बाद में देखें, ब्रेकआउट पे नजर रखें। और स्ट्रेटेजी वही सेम है। ऐसे ब्रेकआउट पे क्या करना, रिटेस्ट के बाद में आप तीनों तरीके वही बन सकते हैं। रिटेस्ट के बाद में आप क्या कर सकते हैं, एंट्री बना सकते हैं। सिंपल सी स्ट्रेटेजी, कुछ नहीं। और बहुत मजबूत और बहुत पावरफुल है, इसको यकीन मानिएगा आप। मैंने खुद इन चीजों को बहुत तजुर्बा किया इस चीज को, तो मैं ऐसे बहुत सारे शेयर मैंने देखे हैं इनके अंदर ये चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से काम की। बहरहाल, तो ये मुतअद्दिद साल का ब्रेकआउट था। अब ये स्ट्रेटेजी खत्म हुई। अब जो दूसरा पार्ट है आज का वो है शेयर मार्केट के अंदर साइकोलॉजी का क्या अमल दखल है। याद रखिए, कोई छोटा मोटा भी कोर्स कराता है तो वो साइकोलॉजी के ऊपर बात करता है, जरूर करता है, क्योंकि माहिरीन का मानना है कि पूरे शेयर शेयर मार्केट का जो इल्म है वो 10% है, और उसके अलावा जितना कुछ है वो सब साइकोलॉजी का अमल दखल है। यानी आपके दिमाग का खेल है कि आपका दिमाग कैसे कंट्रोल में रहता है कि नहीं रहता है।
हमें क्या करना है, मार्केट के अंदर अपनी साइकोलॉजी को बिगड़ने से बचाना है, और कुछ उसूल और कुछ जवाबित आपको बताए जा रहे हैं। इन उसूल और जवाबित का आपको ख्याल करना है। अगर, और यकीन मानिए, ये ऐसी चीज है जो हर बंदे के साथ पेश आती है, हम लोगों के साथ भी पेश आती है, बड़े बड़े लोगों के साथ भी पेश आती है, क्योंकि ये फितरी चीज है, हर आदमी के अंदर पेश आने आना है और आती है। लिहाजा अगर ख्याल करता है आदमी तो ठीक है, नहीं ख्याल करता है तो फिर वो उसका ख्याल नहीं करती। तो इसलिए इन उसूल और ज़वाबित का आप ख्याल रखेंगे जो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर की जो चीज है उसको हम नाम दे सकते हैं खुद एतमादी का। क्या नाम दे सकते हैं? खुद एतमादी। यानी जब हम किसी शेयर के ऊपर रिसर्च कर लें, तहकीक कर लें, बाय या सेल के, हम क्या मुतमईन हो जाएं, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी तहकीक पर खुद एतमादी पैदा करें। यानी प्रैक्टिस वगैरह करके जब महारत हो जाए, और ऐसे चार्ट लगा लगा के, जरूरी नहीं कि आप खरीदें, आप क्या करें, ऐसे चार्ट बना बना के रखे हुए हैं, फिर इस पर आप नजर दौड़ा रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी काम कर रही कि नहीं कर रही। तो इस तरीके से आप देखें, तो खुद एतमादी आप खुद पैदा करें पहले। अगर आपकी तहकीक पर अगर आपको एतमाद नहीं होगा, तो जब मार्केट के अंदर ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहा होगा ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, दिमाग काम करना आपको छोड़ देगा। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले खुद को एतमाद पैदा करना। शुरू के अंदर हम लोग भी ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनाते थे। मुझे आज भी दिन याद है कि मैं बना के भेज रहा था, और अजीबो गरीब महसूस हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से हाई लगाएं, कहाँ से लो लगाएं, कैसे पकड़ें कैसे न पकड़ें। लेकिन क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अब लाइन बना देते हैं तो एक एतमाद होता है कि भाई इस लाइन को हमें देखना, नजर रखना है। समझ? तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करके अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करनी है। जब आप खुद एतमादी पैदा कर लें, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपकी इस खुद एतमादी को तोड़ने की कोशिश करेंगी। उनमें दो चीजें सबसे ज्यादा मशहूर हैं। एक चीज जिसको हम नाम दे सकते हैं खौफ का। यानी बहुत सी मर्तबा ऐसा होगा कि आदमी खौफ के अंदर मुब्तला हो जाता है, और ये चीज इंसान को नुकसान करा देती है। सबसे ज्यादा ये चीज पेश आती है। आप देखिए कोरोना के वक्त में, आप देख लीजिए दुनिया क्या खत्म होने। मैं इसीलिए कहता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में व्यू क्लियर हमको मिलता है। एक साल में मैंने निफ्टी को कल दिखाया था, कल या परसों दिखाया था, एक साल के ताल्लुक से निफ्टी क्या था। कोरोना में इतना बुरा था, इतनी बुरी तरह गिरा था, लेकिन ईयरली में देखा तो ऊपर ही जा रहा है वो। समझ में आ रही बात? तो कहने का मकसद क्या, डरना नहीं है। खौफ, अगर आपको एतमाद हो जाए अपनी तालीम पर, तो आप खौफ में, बिला वजह के खौफ में मुब्तला नहीं होना है। होता क्या है, ये खौफ बनाया जाता है, जानबूझकर बनाया जाता है, ताकि जो रिटेलर है वो माल बेचें और बड़े बड़े लोग माल खरीदें। वास्तव में न्यूज चलाई जाए, मतलब करोड़ों रुपया खर्च किए जाते हैं, इसके पीछे भी लोग खर्च करते हैं। कंपनी वालों ने अगर 100 करोड़ 200 करोड़ अगर इस पे अगर खर्च कर दिया, मान लीजिए 1 मिनट के लिए अगर खर्च कर दिया उन्होंने, तो इस तरीके से अगर उनको माल खरीदना है, बड़े लोगों को माल खरीदना है, ठीक है, तो अगर कुछ खर के न्यूज वालों से कुछ चलवा दिया, तो आपको क्या डर डर पैदा हो गया, माहौल पैदा हो गया। बात सुन मारी नहीं हमारी? और बड़ी खतरनाक चीज है। अब कोरोना में क्या दुनिया खत्म हो जा रही थी, कयामत आ जा रही थी, शेयर मार्केट तबाह हो जा रही थी? ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन 70-70%, 60-60% जाइएगा, आप देखेंगे कोरोना के अंदर क्या हुआ, शेयर गिरे हुए थे, और उसके बाद में वहां लोगों ने बेच दिया, और कुछ ही महीनों के अंदर मार्केट रिकवर हो गई। आधे आधे दाम में शेयर को खरीदा, और चंद महीनों के अंदर पैसा लोगों ने क्या किया, डबल किया। जिन लोगों ने डर के मारे बेचा, वो मार्केट से निकल गए लॉस उठा करके। अभी इलेक्शन गुज़श्ता साल हुआ, 4 जून को हिंदुस्तान की मरकजी क्या कहते हैं, मरकजी इलेक्शन का रिजल्ट आया था। ये होता 400 सीट आएगी, 400 सीट आएगी, लेकिन जब बहुमत नहीं मिली, अक्सरियत नहीं मिली सिंगल पार्टी को, तो ये हुआ कि कंपनीज के मंसूबों पे असर पड़ता है ना, कि फलां सरकार रहेगी तो इस चीज पे हमें फोकस करना है, इसका इस चीज के लिए राह आसान हो जाएंगी, फलां रहेगी तो इसके लिए राह आसान, तो कंपनी के मंसूबों पर फर्क पड़ता है। तो क्या हुआ, जब ऐसा नहीं हुआ, तो जो लोग बुरी तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर रखे थे शेयर मार्केट के अंदर, एक साहब ने मुझसे भी मसला पूछा था 4-5 महीना पहले ही, मुझसे कहने लगे कि मुफ्ती साहब फला शरई मसला क्या है, तो हमने कहा वगैरह वगैरह बताया। फिर कहने लगे कि असल में मैंने खरीद रखा है, तो हमने कहा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो कहने लगे नहीं, इलेक्शन आएगा जब रिजल्ट, उस वक्त बढ़ेगा ये। बहरहाल तो क्या हुआ, बिल्कुल मार्केट हाई के ऊपर जाकर के रुकी हुई थी, और धनाधन लोग खरीद रहे थे। क्यों? फलां की सरकार बनेगी, 400 सीट आ रही। लेकिन फिर हुआ क्या, जब एक क्या कहते हैं, लालच दी गई, दूसरी चीज क्या कह सकते हैं, लालच दी गई, इसको लालच में आप ले सकते हैं, और खौफ भी ले सकते हैं, लालच भी ले सकते हैं। अब हुआ क्या कि भाई अगले दिन जब इस तरीके से बहुमत नहीं आई, तो जब बहुमत नहीं, तो क्या होता है, मार्केट जब गिरती है तो बहुत बुरी तरीके से, निफ्टी बहुत बुरी तरीके से गिरा, आप जाइएगा देखिएगा उस महीने के अंदर बहुत बुरी तरीके से गिरा। लेकिन चंद महीनों क्या, उसी हफ्ते के अंदर शायद रिकवर हो गए थे, यानी 10-10 20-20% शेयर जो गिर गए थे, वो उसी महीने के अंदर क्या हो गए, उसी हफ्ते के अंदर रिकवर हो गए। तो यहाँ पर दोनों चीजें नजर आई, खौफ भी नजर आ गया, और दूसरी चीज जो लालच होती है ना, लालच दिलाई गई। शुरू के अंदर क्या हुआ, बाकायदा एक आध सहाफियों को आप देखेंगे और न्यूज वगैरह देखेंगे, उस टाइम के लोगों ने लिखा, मजमून लिखा, भाई ये ऐसा क्यों है कि इतना मार्केट को दिखाया गया कि ऐसा ऐसा होगा, जिसके लोगों, कहीं ऐसा तो नहीं कोई चाल थी इसके पीछे, ताकि लोगों के पैसे डूबे। तो तुम्हारी बात, तो इस तरीके से उस वक्त कई लाखों करोड़ लोगों का क्या हुआ, नुकसान हुआ था। क्या हुआ, दो चीजों के अंदर, लालच के अंदर मुब्तला हुए, और जब सरकार नहीं बनी उस तरीके से, मतलब सरकार तो बनी लेकिन उस तरीके से ताकतवर जब नहीं बनी, तो क्या हुआ, लालच खौफ के अंदर मुब्तला होकर के बेच दिया। जाहिर सी बात है, दुनिया नहीं खत्म हो जानी थी,
तुम्हारी बात, लेकिन क्या वो खौफ में मुब्तला हुए बेचा और अगले दिन 2-4 दिन के अंदर मार्केट क्या हो गई, रिकवर हो गई। अभी आप देखिए अप्रैल के अंदर ईद बात के बाद ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया। जब टैरिफ का ऐलान किया तो क्या हुआ, उस वक्त लगी नहीं थी टैरिफ, सिर्फ ऐलान हुआ था, लेकिन खौफ के अंदर आप देखिएगा तारीखी मार्केट गिरी 2025 के अंदर। फरवरी मार्च के आसपास का, अप्रैल के आसपास देखें तारीखी तौर पे मार्केट गिरी, बहुत बुरी तरीके से गिरी थी मार्केट। यानी उस वक्त तो समझ लीजिए 30-30, 40-40% जो शेयर 50-50, 60-60% नीचे आ गए थे। बाकायदा मैंने एक ऐसी लिस्ट बनाई थी, वाच लिस्ट, कि 30-30% वाली लिस्ट उसमें थी, यानी 30% ये गिरा हुआ है। तो क्या हुआ, चंद महीनों के अंदर रिकवर हुआ। आप देखिए एचबीएल इंजीनियरिंग को देखिए, अप्रैल में जाके देखिए कितने का था, ये 400-500 का था, देख लीजिएगा, आप खुद देख लीजिएगा, सारी चीजें मैं ही नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन क्या करना, आप देखिएगा आशापुरा एक शेयर है, वो देखिएगा 350 के आसपास नजर आ रहा था। आप देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ऐसे ही 350 के आसपास था, 300 के आसपास था, 311 के आसपास तो मैंने उसको देखा, अभी क्या 750 पे ट्रेड कर रहा है। तो वो गिरावट आई थी, क्या मार्केट खत्म हो गई थी, नहीं खत्म हो गई थी, समझ में आ रही बात। दुनिया खत्म नहीं हो गई थी, सिर्फ खौफ के अंदर बेचा गया। बहुत दूर न जाइए, बहुत दूर न जाइए, अभी इसी हफ्ते 10 दिन के अंदर जो माहौल चल रहा है मार्केट के अंदर, वो आप देखिए सिर्फ डर का माहौल चल रहा है। ऑल टाइम हाई के ऊपर है, पूरी तरीके से मार्केट ऊपर जा चुकी है। अब लोग ये समझ लें कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही, वो कहीं यहाँ से नीचे ना जाए, रेजिस्टेंस सारा कहीं नीचे है, तो एक डर माहौल बना हुआ मार्केट के अंदर। और कोई कह रहा है गिरेगा, कोई कह रहा है, इस तरीके से चलता रहता है। तो हमें क्या करना, अपनी पढ़ाई पर और अपने रिसर्च पर एतमाद रखना, बाकी थोड़ा सा इन चीजों को अपने आप को कंट्रोल में रखना। यकीन मानिए, अभी तो आपको नॉर्मल लग रही है चीज ना, अभी आपको लग रहा है क्या बता रहे हैं मुफ्ती साहब, जो है खौफ और डर। यकीन मानिए जब आप 1 लाख का शेयर खरीद के बैठे होंगे ना, उस वक्त जब इस तरीके की खबरें आती है ना, आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है। तो इसलिए मैं पहले इस चीज से आपको मुतनब्बे कर रहा हूँ। समझ में, इसी तरीके से लालच वगैरह से भी परहेज करना होता क्या है, बिल्कुल। एक शेयर चलना शुरू हुआ, ऐसा भी बहुत होता है। आपको यहाँ बेचारे भरोसा नहीं, यहाँ आ गए अभी भी भरोसा नहीं, यहाँ आ गए अभी भी भरोसा नहीं, यहाँ आ गए, इतना ऊपर जब पहुंच गए तो आप सोच रहे थे यार ये तो ऊपर ही जा रहा है, ला इसको खरीद लेते हैं। अब यहाँ हाई के ऊपर आपने क्या मारू बूजो बड़ा सा देखा, उन्होंने कहा था हाई पर इस तरीके की कैंडल बने तो फंसाने की चाल होती है। और रेजिस्टेंस के ऊपर मारू बूजो जाकर के बन रहा है वहां पर। और यहाँ से क्या आप समझते हैं, आप तो गया ये ऊपर गया, मारू बूजो बन गया, पुलिस कैंडल बन गया, खरीद लिया, धड़ाम से नीचे आ गया। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ, तो इसलिए लालच से भी हमें क्या करना, खौफ और लालच से, इन दोनों से बहुत ज्यादा बचना है, शेयर और ग्रीड से। एक चीज, दूसरी चीज क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। यानी ऐसा नहीं होना है कि आप तहकीक कर लिए, अब आपको पता है कि ये इसका रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, यहाँ से इसका सपोर्ट टूट रहा है, नीचे आ रहा है, आप कह रहे हैं मेरा दिल कह रहा है ऊपर जाएगा। आपके दिल कहने से कुछ नहीं होना। अच्छे अच्छे शेयर तबाह हो गए, अच्छे अच्छे शेयर क्या हो गए, तबाह। अभी ओला इलेक्ट्रिक का आज मैं वीडियो देख रहा था, ऐसे आ गए सोशल मीडिया पर, मनी कंट्रोल पर मैंने देखा। देख लीजिए, अभी शायद उसका 1 साल पहले ही आईपीओ आया था, 1-1.5 साल पहले ही। कहाँ 200, 170, 80 के आसपास से आज 38 रुपए पर आ गया वो। ओला जो गाड़ी बनाती, क्यों, उसकी सर्विस खराब हो गई, सर्विस सेंटर के अंदर गाड़ियां जाती तो कंपनी अच्छे से कस्टमर का ख्याल नहीं रख पा रही, और जिसकी वजह से बड़ा खराब असर गया मार्केट के अंदर। और क्या होगा वहां से गया, अब आप सोचें ओला ये तो बैटरी वाली गाड़ियां बना रही है, हर जगह ओला नजर आ रहा है, लेकिन अब क्या, और कॉन्फिडेंस में अगर आप मुब्तला होते हैं, तो जब सपोर्ट टूट रहा है, जब रजिस्टेंस टूट रहा है, वो आपकी तालीम करी कि निकलो, तो फिर हमें क्या करना है, निकल जाना है। बहरहाल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कि एक साहिबा ने मुझसे कहा था कि अरे मुफ्ती साहब मेरे पैसे लगा दिए, मैंने कहा नुकसान हो जाएगा, तो कहने लगे आप डालेंगे तो क्या कहते हैं नुकसान नहीं होगा, अल्लाह वाले लोग डालेंगे। मैंने कहा, दिल में सोचा कि अगर कोई मुहद्दिस साहब आकर के और दालूम और बड़े बड़े मदारिस के असातिज़ा आकर के किसी शेयर में पैसा डाल दे, तो क्या वो अल्लाह वाले होंगे, नुकसान नहीं होगा। भाई मार्केट को जो चलना है वो चलेगी ना, यहाँ पर जाहिर सी बात है, असबाब से हटके तो आप काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करके बैठ जाए। असबाब, सपोर्ट, पोजिशन, जाहिरी चीजों को तो आपको देखना ही पड़ेगा। बात सुन मारी, तो इसलिए इस चीज पे हमें क्या करना है, इसका भी ख्याल रखना है। तीसरा नंबर की चीज, इसको हम कह सकते हैं भीड़ चाल, या भेड़ चाल कह लीजिए। यानी हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को देख के ट्रेडिंग करते हैं, सबसे खराब चीज है। यकीन मानिए, एक मेरे जानने वाले हैं, परसों नरसों 2-4 दिन उन्होंने मुझे एक ग्रुप में ऐड करवा दिया। तो मैं उस ग्रुप में ऐड हो गया, मतलब सभी को ऐड नहीं किया जाता उसमें। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा सब ऐड होना है, तो मैंने कहा ठीक है ऐड करवा दीजिए। तो ऐड करवाया। यकीन मानिए, मेरा मेरा कहाँ जहन बेहतरीन बना हुआ था मार्केट के ताल्लुक से। और यकीन मानिए, वो जो शेयर मैंने लगाया था कि उसी दिन अगर मैं शाम को ना बेच देता, अगले दिन 4,000 का प्रॉफिट मेरा नुकसान। जो 4,000 का प्रॉफिट, 4 का 6,000 का तकरीबन प्रॉफिट, 7-8% भागा अगले दिन वो शेयर, मैंने शाम को बेचा, अगले दिन भाग गया वो। अगर ना मैच देता तो 7-8 हजार का मेरा फायदा होता। क्यों क्यों, एक तरीके से मैंने वो ग्रुप में जब गया ना, तो होता है ना, एक ग्रुप के ताल्लुक से जहनीत बनी हुई थी कि बड़े बड़े लोग इसमें बैठे हैं, ये वो देखते हैं, जरा सलाह चल के देखते हैं। उसमें एक बात लिख करके आई, बात ये लिख करके आई कि जिन लोगों ने कोरोना का दौर नहीं देखा है, वो अब देख लेंगे। मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ था, यही उसका मफहूम समझ में आ रहा था। तो मुझे लगा यार, अभी उनको जानते हैं हम नहीं, तो मुझे लगा यार कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग कह रहे हैं तो कुछ तो है, बात लग रहा है। और देखा 2 दिन के अंदर इधर रिकवर हो गई मार्केट। तो कहने का मकसद क्या, वो भीड़ चाल, एक दूसरे को देख देख के, देख देख के आदमी सबसे ज्यादा इसमें तबाह होता है।
भाई एक दूसरे को देख देख के करेंगे। एक आदमी कह रहा है कि बेच दो, एक आदमी कह रहा है इसको खरीद लो, एक आदमी कह रहा है होल्ड करो, एक आदमी कह रहा है सब्र करो। क्यों? उसकी स्ट्रेटेजी की कुछ करी, वो किसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है, वो किसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है, वो किसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, उस बेस पे कह रहा है कि खरीद लो। कोई स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे काम कर रहा है, वो बेस कह रहा है कि बेच दो। तो हर आदमी का बेस और ज़ाब्ता रूल अलग अलग होता है। आप किसी दूसरे से पूछ करके यूं ही अंदाजे लोगों को देख देख के आप ट्रेडिंग करेंगे तो पैसा क्या करेंगे, गवाएंगे। मैं आपसे कहूँ ये दुकान खोल लो, आकर खोलेंगे आप दुकान? नहीं खोलेंगे। आपने मुझे देखा, मुफ्ती साहब ने क्या किताब की दुकान खोल ली, आप खोल के बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे। आप कहेंगे नहीं मेरी ये फील्ड ही नहीं है, मैं क्या करूंगा, मेरा रूल दूसरा है, मेरी दुनिया दूसरी, मैं सब्जी बेचने का काम करता हूँ, मैं कपड़े बेचने का काम करता हूँ। ये भी तो बिजनेस है। मुफ्ती साहब ने अगर क्या कहते हैं ऑटो सेक्टर का शेयर खरीदा है, तो आप भी उसी में जाएंगे? जरूरी नहीं, आप कहेंगे नहीं मैं किसी और सेक्टर में जाऊंगा। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ? तो इसलिए लोगों को देख करके करना छोड़ दीजिए आप। इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एक चीज, अगले नंबर की जो चीज है उसको हम कह सकते हैं बिला वजह का ट्रेड। बिला वजह कभी भी ट्रेड नहीं करना है। बिला वजह ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम लोग परेशान होते हैं, ट्रेड नहीं मिल रहा, कर लेते हैं यार, 3 दिन हो गए ट्रेड नहीं किया। अब इधर मुझे 10-15 हाँ हफ्ता 10 दिन से आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं स्टेटस पे आमतौर से शेयर नहीं डाल रहा हूँ, मतलब कि मैंने ये खरीदा ये सेल किया। क्यों नहीं देख रहे हैं? मार्केट गिरी हुई है, शेयर सेटअप पे बैठ नहीं रहे हैं। तो जब सेटअप पे बैठ नहीं रहे, उसूल जवाबित पे पूरा नहीं उतर, तो जबरदस्ती क्यों खरीदे हम? जबरदस्ती क्यों खरीदे हम? बात समझ में आ रही कि नहीं? ये बहुत ज्यादा आदमी को नुकसान करा देती। आप यकीन मानिए मेरी जिंदगी का जो एक मर्तबा में सबसे ज्यादा का जो नुकसान हुआ है वो जो हुआ है वो अभी क्या कहते हैं हफ्ता 10 दिन पहले जो मैंने लगाया था, स्टेटस लगाया था मैंने कि आज मेरा नुकसान हुआ है। और ये समझ लीजिए कि मेरी गलती इसमें, खुद की मेरी गलती है। कहीं से भी वो सेटअप नहीं बैठ रहा था, लेकिन कई दिन हो गए थे, जबरदस्ती मैंने जाकर के खरीदा। और अपनी जिंदगी का सबसे बहुत ज्यादा वो नुकसान नहीं था, मतलब मतलब 10,000 के अंदर ही अंदर था, इसके ऊपर नहीं था, कभी इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। समझ? तो इसके अंदर ही अंदर था। लेकिन कहने का मकसद क्या हुआ कि भाई जबरदस्ती का मैंने अपनी गलती का इकरार किया, जबरदस्ती मैंने, और जबरदस्ती में जबरदस्ती कि जब जबरदस्ती का मैंने लिया भी, और फिर जब सपोर्ट टूट रहा था तो मैं सबर करके बैठा कि ला देखते देखते देखते, नतीजा क्या निकला, नुकसान हो गया, फिर मुझे ज्यादा लॉस लेना पड़ा। तो ये चीज नहीं होनी है। जबरदस्ती या बिला वजह सेटअप पे आपको काम करना है। जो भी चीजें बताई गई वो जब सेट पूरा बैठे तो आप काम करें, ना बैठे तो काम ना करें। कोई जरूरत नहीं, जरूरी नहीं कि आप महीने के अंदर 50 ट्रेड करें, 10 करें, 5 करें, बेहतरीन वाले करें जो आपके सेटअप पर बैठे हैं। अगली चीज, सब्र और जज्बात पर हमें काबू रखना है। सबसे बड़ी खराबी वही साइकोलॉजी बिगाड़ने वाली चीज, हम लोगों को सब्र नहीं होता है। और ये मेरे साथ बहुत होता है, मैं आपको भी कह रहा हूँ ये मेरे साथ बहुत होता है। यानी एक तो सब्र और जज्बात, यानी जज्बात क्या है, यानी मतलब कंट्रोल से बाहर आदमी देख रहा है और कह रहा है प्रॉफिट बुक कर लो, लेकिन नहीं बुक कर रहा। यानी प्रॉफिट शेयर ऊपर जा चुका, अब नहीं बुक कर रहा। बिलाखिर क्या नतीजा निकलता है, लालच में नीचे आ जाता है। और सब्र, शेयर गिरते, शेयर क्या है, एक आध दिन गिरा, सब्र नहीं कर पा रहा इंसान। इंसान सब्र नहीं कर पाया। अभी इसी हफ्ते की 2 मिसालें मैं दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, सिर्फ 2 मिसाल में दूंगा। अपने साथ जो पेश आई, दूसरों के साथ में दूसरी बात छोड़ दिया, मेरे साथ जो पेश आई, दो मिसालें दूंगा। आशापुरा आप देख रहे हैं, इसको मैंने तकरीबन 697-98 के रेट में लिया था। ये गिर करके अभी इसी हफ्ते में, हफ्ते भर के अंदर आप देखेंगे तकरीबन कहाँ आया था, 660, 58-55 ऐसे आसपास आ गया। और बहरहाल मैंने ज्यादा नहीं था, 70-80 हजार की इन्वेस्टमेंट इसमें थी, तो तकरीबन वही 3-4 हजार का नुकसान नजर आ रहा था। समझ? 3-4 हजार का इससे कमी का नुकसान था। अब वो कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं लो उसका टूट रहा था, तो मुझे लग रहा था कहीं ना डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल तो हुआ क्या, हालांकि उस पर मुझे बड़ा भरोसा है, फंडामेंटली हिसाब से बड़ा वो मजबूत होता हो जा रहा है। लेकिन हुआ क्या, सब्र नहीं, सब्र नाम की कोई चीज नहीं। हमने ऑर्डर लगा के छोड़ दिया कि 698 में लिया, 698 पे ये अगर जाता, क्योंकि पूरी मार्केट फोन फोन थी, ऑर्डर लगा दिया 698 में लिया, अपनी मिसाल में बता रहा हूँ। 698 में लिया मैंने, ऑर्डर लगा के छोड़ दिया कि 698 में जाए ये बिक जाए। ऑर्डर लगा के छोड़ दिया और अपना इधर उधर मसरूफ था, 698 पे गया, बिक करके नीचे चला आया। यकीन मानिए उसके 3 दिनों के अंदर वो 745 पे आज ट्रेड कर रहा है। बिकने के दूसरे तीसरे दिन ही कहाँ पहुंच गया वो, सात, अब देख लीजिएगा, खोल के देख लीजिएगा आप जाकर के कैंडल को, 745-47 के आसपास का अगर ट्रेड कर रहा है। यकीन मानिए अगर 100 शेयर मेरे पास थे, उसके अगर 100 शेयर पर 50-50 का मान लीजिए प्रॉफिट हुआ होता मुझे, तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया होता 2-3 दिनों के अंदर। लेकिन सब्र नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके अलावा वेलस्पुन मैंने दिखाया था, उसको मैंने दिखाया, शाम सुबह लिया, शाम तक मैंने उसका इंतजार किया, नहीं गया, वहीं आसपास रहा।
और मैंने एक आध ग्रुपों के अंदर देख दाख लिया कि भाई बड़े हालात खराब हैं, तो मार्केट गिरी हुई थी, रिस्क लेना नहीं चाह रहा था मैं। समय बाद पैसा निकाल के बैठना चाह रहा था कि अगर जब रेट खूब नीचे आएगा तो लेंगे। अब हुआ क्या, अगले दिन 8% वो भाग गया। इसी हफ्ते की मिसाल, दोनों मिसालें आप देख लीजिए इनको। बहरहाल तो कहने का मतलब सब्र करना है। एक मैं मिसाल और दे दूं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक दिन मैं मदरसे में बैठा हुआ था ऑफिस के अंदर, और अपना घंटा खत्म हो गया तो इंटरवल का टाइम था। तो जरा सा मैं क्या कहते हैं, जैसे ट्रेड वगैरह, चार्ट वगैरह देख रहा था। तो मेरे मोहतमिम साहब का लड़का, जो कि ऐसे ही दुकान उकान चलाता है दूध वगैरह की, कहने लगा कि भाई मौलाना जो मुझे भी सिखा दीजिए कैसे करना है। तो हमने कहा यार इसमें तो मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक मरतबा हम बता दें पूरा, इसका मतलब पूरा सीखना पड़ेगा आपको तो बात समझ में आएगी। तो कहने लगा हाँ, वो मेरे एक जानने वाले हैं, दुकान के पास में एक पान वाला है, वो पान वाला जो लगाता है वो बहुत कमाता है। हमने कहा अच्छा। तो कहने लगा कि क्या कहते हैं, उसने एक बात हमसे कही कि माना इसमें सब्र बहुत जरूरी चीज है। तो मुझे मतलब अंदर से बड़ा वो हुआ कि मतलब एक पान वाले को भी ये बात पता है कि सब्र जरूरी है, और पान वाला लगा रहा है। उसने मतलब बताया कि उसने कई लाख लगाए थे, और वो बता रहा था कि उतने मैंने निकाल लिए हैं, और जो प्रॉफिट कई लाख होकर के फिर उसमें पड़ा हुआ, अपना जमा निकाल लिया, प्रॉफिट पड़ा हुआ वो बढ़ रहा है आगे। तो उसने बात मुझे बताई, मतलब वो बंदा काम नहीं कर रहा, उसने ये बात मुझसे कही कि वो पान वाला कह रहा था कि सब्र बहुत जरूरी है यहाँ पर, और सब्र करके वो बैठा रहता अपना, बहुत ज्यादा हंगामी में वो नहीं करता ट्रेडिंग की, दिन रात देखता रहे स्क्रीन पर बैठ करके, और क्या हुआ, उसका पैसा बन रहा है। तो सब्र बहुत जरूरी चीज है। अगली चीज जिसको हम कह सकते हैं नुकसान कबूल करने की आदत। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप नुकसान कबूल कर लीजिए। ये उसूल ज़वाबित कहीं लिखे हुए आपको मतलब हो सकता है लिखे हुए हों भी, लेकिन हमारी नजर से तो नहीं गुजरे। मैं अपनी वो अपने तजर्बे की जो चीजें हैं वो शेयर में कर रहा हूँ, और इसी वजह से मैं खुद वो मिसालें दे रहा हूँ जो मैं मेरे सामने पेश आई, जो मैंने फेस की हैं। नुकसान कबूल करने की आदत, आप जाइए एक शेयर को उठाइएगा, देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, डेविड करके लिखिंग आ जाएगा, देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 40-45 रुपए के आसपास इसका रेट होगा, और स्प्लिट हो गया था वो 5 गुना, वरना उसका रेट जनवरी के आसपास देखेंगे तो 170-80 का था, 180-80 के आसपास था वो। हुआ क्या, उसको मैंने खरीदा, लेकिन क्या हुआ, ये ऐसे ऐसे जा रहा था। तो मैंने उसको खरीदा था, तो ये उसका जो लो था ना, एक रेंज ऐसा है कि इसको तोड़ने लगा, इस लो को तोड़ने लगा, यानी डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल होने लगा, जो मैंने तरीका आपको बताया था। अब एम पैटर्न भी आपको नजर आ रहा है, जब इसको तोड़ने लगा तो 1,000 का लॉस मुझे हो रहा था। थोड़ा सा कैपिटल था, तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं, जबरदस्ती का मतलब नुकसान नहीं लेंगे हम कहते हैं नुकसान नहीं होने देना। नतीजा क्या निकला, उसने मुझे 7-8 महीने 9 महीने झिलाया, और जो 1,000 में 1,000 का लॉस नहीं ले रहा था, वो 5-6 हज़ार का लॉस मुझे झेलना पड़ा था। कितना, 8-9 महीने के अंदर पड़ा रहा। फिर मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी उस पैसे की, लेकिन मैंने उसको बेच दिया, क्योंकि उसको मुझे देख के उलझन होती थी। मतलब लाल लाल जब नजर आता था स्क्रीन में, मुझे उलझन होती थी। इसलिए मैंने कहा तू निकल यहाँ से, मैंने उसको बेच करके क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसको यहीं पर अगर हम ले लिए होते, नुकसान कबूल कर लिए, ये सोच अपने जहन से निकाल दी, नुकसान नहीं होने देना, तो क्या होता, कहीं ना कहीं हम इतना जो 3-4 हज़ार का मजीद एक्स्ट्रा मुझे झेलना पड़ा, वो चीज झेलना न पड़ती। अगली चीज जिसको हम कहते हैं, स्टॉप लॉस हमेशा होना चाहिए हमारा। स्टॉप लॉस ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टॉप लॉस और टारगेट के बगैर, कहा जाता है बगैर स्टॉप लॉस के मार्क गोया की बगैर ब्रेक की गाड़ी चलाना है। बगैर ब्रेक की गाड़ी कहाँ चली जाए नीचे, यहाँ 10 रुपए का स्टॉप लॉस था, नहीं है तो गाड़ी 1,000 रुपए का नुकसान आपको करा देगी नीचे गिर करके। टारगेट नहीं पता है, आप मंजिल पे पहुंच चुके हैं, गाड़ी से नहीं उतरेंगे, गाड़ी घूम करके फिर वापस स्टेशन पर आ जाएगी। तो हमेशा स्टॉप लॉस टारगेट आपके जहन में होने चाहिए। लोग शेयर खरीद लेते हैं, फिर पूछते हैं इसको बेच दें कि रखें, ये तो खरीदने से पहले तय कर लिया था कि हम यहाँ पे बेचना है, यहाँ पे खरीदना है। समझ में आई बात, तो इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस और टारगेट हमारे लगे या ना लगे, लेकिन जहन में होना चाहिए, जब आस पास हो तो अपना लगा दें कि भाई अब रिस्क यहाँ से नहीं लेना है। बात समझ में आ रही, तो इसलिए इस पर हमें क्या करना, समझौता नहीं करना है। इसके अलावा एक चीज और है जिसको हम कहते हैं रिस्क और रिवार्ड रेशियो। ये बड़ी अहम चीज है, रिस्क और रिवार्ड रेशियो। यानी क्या हमें हर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, या क्या हमें हर जगह पर जाकर के खरीद और बेच डालना है, जहां कहीं भी दिल करे वहां खरीद ले और बेच ले, नहीं ऐसा नहीं होना है। बल्कि हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जहां हमारी ये चीजें फुलफिल हो रही हैं, यानी हमारी जो बेसिक जो उसूल ज़ाबित जो मैंने बताई फिट हो रहे हैं, वहीं पर हमें काम करना है। वो क्या है रिस्क और रिवार्ड रेशियो, कि हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए 1:2 पे हमें काम करना चाहिए। यानी अगर किसी शेयर पर हम 1 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, तो उसके ऊपर जो हमारा टारगेट कम से कम 2 रुपए का होना चाहिए। अगर हम किसी शेयर पर 50 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, यानी उसमें 50 रुपए का हमारा नुकसान होगा, स्टॉप लॉस अगर हिट होगा, तो कम से कम हमारा 100 रुपए का उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, टारगेट प्रॉफिट होनी चाहिए। वरना अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। और 1:2 अगर 3 है, यानी अगर 50 का आप ले रहे हैं तो कम से कम 150 का हो, तो ये बहुत नूरुल्लाह नूर माना जाता है। कैसे इसको देखेंगे, मिसाल के तौर पर अगर आप क्या कहते हैं, कितने ट्रेड लेते हैं, 10 ट्रेड लेते हैं, 10 ट्रेड आप लेते हैं, किस हिसाब से लेते हैं, 1:3 के हिसाब से। यानी 3% का अगर उस पर प्रॉफिट है, तो 1% का हमारा नुकसान का क्या कहते हैं रिस्क रहेगा। तो मान लीजिए आप 10 ट्रेड लेते हैं, कितने लिए, 1 मिनट,
आपने मान लिए 10 लिए, कितने, 3 के हिसाब से, 7 आपके हिट हो जाते हैं, 3 में आपका नुकसान हो जाता है, यानी 3 आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और 7 आपको टारगेट मिल जाते हैं। तो 7 तिरिक 21, यानी इस टारगेट से टोटल 21 रुपये हमारे पास बना। और ये जो स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ 1-1% का स्टॉप लॉस, तो इस 21 में से 3 जो हमारा नुकसान में गया इसको निकाल लिया, हमारा टोटल 18 रुपये प्रॉफिट बनता है। अब ये अगर 1000 में होगा, लाख में होगा, तो नंबर ज्यादा हो जाएगा, 18 रुपये हमारा प्रॉफिट 1:3 के हिसाब से देखा हमने। अच्छा, अगर कोई 1:1 के हिसाब से करता है, मिसाल के तौर पर 10 ट्रेड लिया, और क्या कैसे कैसे ट्रेड थे, 1 रुपए का नुकसान है तो 1 रुपए का टारगेट है, बराबर बराबर है, 1:1 का है। तो क्या करता है, अगर उसके 60 ट्रेड हिट हो जाते हैं, यानी टारगेट मिल जाते हैं 60 ट्रेड में उसको, और उस सक्सेस जाते हैं 60 ट्रेड उसके सक्सेस जाते हैं, तो 7 में उसको 7 रुपया मिलेंगे। ठीक है, और 3 अगर उसके नुकसान में जाते हैं तो 3 में 3 नुकसान होगा इसका। तो अगर 7 में से 3 को माइनस करें, 4 रुपये बचता है। कितना फर्क पड़ रहा है, यानी 1:3 के हिसाब से चल रहे हैं तो 18 रुपये हमारा महाना बच रहा है, और 1:1 चल रहे हैं तो कितना बच रहा है, तकरीबन 4 ही रुपये बच रहा है। तो कम से कम क्या 1:2 होना चाहिए। 3 हो तो बहुत अच्छा, लेकिन 1 पे काम नहीं करना। आप गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया, लेकिन क्या है, 10 रुपए का टारगेट है तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस, ऐसे पे काम नहीं करना। 10 रुपए का अगर स्टॉप लॉस है हमारा, तो 10 रुपए का, 20 रुपए का हमारा कम से कम टारगेट होना चाहिए, 30 रुपए का होना चाहिए। ये जब मिले तो करो, ना मिले तो छोड़ दो ऐसी जगहों को। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में? तो इसलिए हमेशा ऐसा बना कर रखें। तो इसमें क्या होगा, 10 ट्रेड अगर आप लेंगे, 3-4 अगर आपके नुकसान में जाएंगे, सिर्फ 5-6 अगर आप कामयाब हो जाते हैं 5-6 के अंदर, तो भी आप महाना प्रॉफिट में ही रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ महाना ही हिसाब किताब करो तो भी प्रॉफिट ही आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। रोज रोज जो हम लोग देखते हैं ना, हर हर मिनट सेकंड जाकर के, ये हमारे दिमाग को खराब कर देता है। तो हमें महाना जोड़ने की आदत डालनी चाहिए, हफ्ता महाना जो भी हमारा एक निजाम हो, रोज रोज हर वक्त नहीं देखना चाहिए स्क्रीन पर जाकर के, ठंडे दिमाग के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए। बात समझ में आ रही? देखिए उस दिन मेरा नुकसान हुआ, लेकिन मैंने फिर डाला था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि महाना निकालने के बाद ना अभी भी 1,000 से ज्यादा दिन का पड़ रहा है, हर में एक दिन का 1,000 से ज्यादा ही एवरेज आ रहा है। समझ में आ रही बात समझ में? तो इसलिए हमें क्या करना है, इस चीज का भी ख्याल रखना है। अगली चीज जो एक अहम चीज है, जिसको हम कह सकते हैं पैसे की तकसीम, यानी इस रूल को आप बांध लीजिए, कितना भी अच्छा लगे, कभी भी आप अपने पैसे को एक शेयर के अंदर नहीं डालिएगा। कभी भी अपने पैसे को आप क्या करना है, एक शेयर के अंदर मत डालिएगा। समझ में आ रही बात ही ना? वरना बढ़ेगा तो बहुत अच्छी बात, गिरेगा तो फिर आपको धुआं धुआं नजर आएगा, समझ में नहीं आया क्या 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 क्या, क्या करना चाहिए। बात समझ में आ रही है इसमें? इसी तरीके से मैं तो कहता हूँ, एक शेयर छोड़िए, एक सेक्टर के शेयर के अंदर भी नहीं डालिए, क्योंकि सेक्टर का भी रोटेशन चलता है। बड़े बड़े जो लोग सेक्टर का रोटेशन करते हैं, यानी मान लीजिए अभी ऑटो का सेक्टर यहाँ पे चल रहा है, हाई पर चल रहा है, तो हो सकता है कोई एक सेक्टर नीचे होगा, कोई एक सेक्टर यहाँ पे चल रहा होगा, यानी एक हाई पे होगा तो एक लो पे होगा, एक यहाँ पे होगा। तो क्या होता है, जब ये यहाँ पे आ जाएगा ना, तो बड़े बड़े जो लोग माल इस सेक्टर से उठाते हैं, अब मिसाल के तौर पर इस सेक्टर में डाल दिया, तो अभी क्या होगा, ये वाला सेक्टर भागने लगेगा, ये वाला सेक्टर गिरने लगेगा, तो ये घूमती रहती सर्किल, ऐसे घूमती रहती है सेक्टर की। बात समझ में आ रही है? अब क्या होता है, पूरे पैसा आपने इसी सेक्टर में लगा दिए, तो क्या होता है, जब ये गिरेगा तो पूरे सेक्टर गिर जाता है, लेकिन थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें लगा हो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एवरेज होता रहता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश होनी चाहिए, एक शेयर क्या, एक सेक्टर के ही शेयर के अंदर पैसे न डालने चाहिए, मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर पैसे डालने चाहिए। अगली चीज, एक अहम चीज ये और है कि हमेशा हमें शेयर मार्केट के अंदर जो पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, वो गैर जरूरी फंड होना चाहिए। यानी ऐसा ना होना चाहिए कि आप अपनी जरूरियात का जो बहुत ज्यादा जरूरी पैसा रखा हुआ, ऐसा नहीं कि आप दवाओं के पैसे, शादी के पैसे, इलाज के पैसे उठा करके डाल दें। तो सोचिए, बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, मेरा पैसा लगा दीजिए, मुझे कर्जा है। सुभान अल्लाह, कर्जा है, अगर डूब गया पैसा तो शेयर मार्केट के अंदर क्या सिर्फ प्रॉफिट ही बनता है? पहले सबक के अंदर बताया दिया था कि सिर्फ प्रॉफिट नहीं बनता, नुकसान भी होता है। तो क्या जरूरी है आपका कर्जा यहाँ से निकल जाएगा? कर्जे को डूब गया तो खुदकशी लोग कर लेते हैं फिर। तो इसलिए इस चीज का आप ख्याल करेंगे कि जिस पैसे के बारे में आप बिला तकल्लुफ हो, वो वाला पैसा जो आप बैंक में पड़ा ना, पड़ा रहने दो बैंक के अंदर, अभी नहीं जरूरत है, 5 साल बाद पड़ा हुआ निकाल लेंगे, ऐसे पैसे को इस्तेमाल करें आप यहाँ पर। सुन हमारी बात, कोई बात हो जाए तो फिर रोना नहीं, रोना है या परेशान नहीं होना है, डिप्रेशन के अंदर नहीं जाना है। समझ में आ रही बात इसमें? तो इसलिए, क्योंकि यकीनन शेयर मार्केट ऊपर जाता है, ऑल टाइम में देखेंगे, लॉन्ग टर्म में देखेंगे, ऊपर ही जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक शेयर 5 साल के लिए, 7 साल के लिए एक रेंज के अंदर पड़ा रहे, घूमता रहे, ऊपर बढ़ ही नहीं रहा, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, दवा की जरूरत पड़ गई, इलाज की जरूरत पड़ गई। तो इसलिए हमेशा गैर जरूरी पैसों का इस्तेमाल करें, जो जरूरत से ज्यादा जो रखा हो उसको आप इस्तेमाल करें, जिसकी अर्जेंट को जरूरत ना हो। वरना, ताकि रिस्की काम होता है, कहीं ना कहीं इसके अंदर रिस्क होता है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, तो फिर आपका दिमाग खराब होगा और बहुत ज्यादा आप परेशान हो जाएंगे। और ऐसे हालात के अंदर आदमी बहुत परेशान, डिप्रेशन के अंदर चला आता है, खुदकशी तक की नौबत आ जाती है उसको। तो इसलिए इसका आप ख्याल रखेंगे। एक आखिरी और जो सबसे ज्यादा अहम चीज है, वो ये है, मुझे मैं बताने वाला, बहुत इसको पल्ले से आप बांध लीजिए, हमेशा शेयर मार्केट के अंदर छोटी सोच के साथ काम करना, दूसरे के प्रॉफिट को देख करके काम नहीं करना है। दूसरे के प्रॉफिट को देख करके काम नहीं करना। वो क्या है, आपकी तनख्वाह है 10,000, सबसे ज्यादा गलत फहमी लोगों की यही है, किसी की तनख्वाह 10,000, किसी की तनख्वाह 8,000, किसी की तनख्वाह 12,000, किसी की 15,000, किसी की 20,000, कब मिलता है?
महीने के आखिर में मिलता है। कैसे मिलता है? खून पसीना पूरे महीने एक दौड़ भाग पता नहीं कैसे कैसे मेहनत करता है, तो जाके 10-12 हजार मिल जाते हैं मस्जिद मदरसे से। उस बंदे की सोच ये है शेयर मार्केट के अंदर आओ 30 हजार महीना कमाओ, शेयर मार्केट के अंदर 40 हजार महीना कमाओ, पैसा डबल करो तिबल करो, वरना काम ही नहीं करना है। गलत सोच के साथ लोग मार्केट के अंदर आते हैं। मैं कहता हूँ जितनी चादर उतना पैर फैलाओ। आपके पास तनख्वाह 10-12 हजार है ना, कितनी मेहनत करने के बाद मिलने हैं? अगर शेयर मार्केट से आपका महीने का सिर्फ 1 हजार बन रहा है, कितना बन रहा है? सिर्फ 1 हजार बन रहा है। मैं कह रहा हूँ 1 हजार छोड़िए, 500 आप सिर्फ बना पा रहे हैं एक दिन का, 50 रुपया 100 रुपया अगर बना रहे हैं, क्या ये आपको कुछ नुकसान करा रहा है क्या? मैं एक चीज कहा करता हूँ कि आप इस तर्ज पे काम करें। इलेक्शन में आप देखते हैं ना कि बहुत सी पार्टियां पहले सिर्फ हारने के लिए इलेक्शन लड़ती हैं, यानी उनकी ये स्थिति होती है कि वो हारने के लिए इलेक्शन लड़ती हैं। अभी जो सत्ता में उनको आप देखिए 1980 के आसपास क्या रैंक थी, एक आध सीट उनके पास हुआ करती थी, आज 300 400 सीट उनके पास। कभी हारने के लिए, फिर अगला मरहला आता मुकाबला करते हैं, यानी न खाते हैं न खाने देते हैं, यानी दूसरों का वोट काट के हराते हैं। तीसरा नंबर का मरहला आता है जीतने के, तब जीतने के मरहले पहुंचते हैं। ऐसे नहीं पहुंच जाते डायरेक्ट जीतने लगते हैं। तो शुरू के अंदर आपको क्या करना है, कोशिश ये करनी कि आप लॉस ना होने दें। यही बहुत बड़ी आपकी कामयाबी। प्रॉफिट बने ना बने भाड़ में जाए, अगर लॉस आपका नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ी आपकी कामयाबी है। कोशिश करें, थोड़ा बहुत हो जा रहा है कोई बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन पहले ही दिन से प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर लेना और बिल्कुल पैसा डबल टिबल कर देना, ये बहुत गलत सोच है। और आप एक हमेशा अपनी अपनी चादर को देखिए, दूसरे की चादर को ना देखिए। अगर आप महीने का भाई 10-12 हजार कमा रहे हैं, तो क्यों सोच के आ रहे हैं कि महीने का हम 50 हजार शेयर मार्केट से निकालेंगे? 2 हजार मिल रहे हैं ना, कम है। फीस निकल रही है आपकी बच्चे की, दूध का खर्चा निकल रहा है, रिचार्ज का पैसा निकल रहा है कि नहीं निकल? यकीन मानिए, मैं स्टेटस लगा देता हूँ, हालांकि बहुत लोग लाखों में कमाते हैं, लेकिन मेरा कभी 2 हजार 3 हजार अगर होगा, मैं स्टेटस लगा दिया, सबसे पहले नंबर पे आदमी सवाल करता है कितने रुपए का माल खरीदा, कितनी क्वांटिटी में खरीदा। मेरा तो इतना होता ही नहीं है। सबसे पहला सवाल होता है मेरा तो इतना होता ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ आप अभी सीखे हैं, और एक बंदा तो कई साल से है मार्केट के अंदर, वो कैसे कैसे क्या कहते हैं अपने चप्पलों को घिस करके तो यहाँ पहुंचा। क्या पहले दिन उसका 3 हजार का प्रॉफिट बन गया था? पहले दिन क्या हमारा 2 हजार 3 हजार का प्रॉफिट, या जिनका आज 50 हजार जो कमा रहे हैं दिन का अगर निकाल लेते, क्या पहले दिन उनका 50 हजार? नहीं। यकीन मानिए, मैं भी 10 रुपए का स्टेटस में लगाता था, 12 रुपए का 15 रुपए का प्रॉफिट। पहले शेयर के अंदर शायद ऐसे ही कुछ प्रॉफिट हुआ तो मुझे 10-15 रुपए का प्रॉफिट। आज तुम्हारे तलबे मैंने देखा पहले ही शेयर के अंदर हजार हजार निकाल लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए हमारा वक्त जब था 10-15 रुपए का प्रॉफिट ऐसे मुझे हुआ था। हमारी बात। तो कहने का मकसद क्या, वो अपनी चादर के हिसाब से हमें क्या करना है, काम करना है। किसी बहुत साल से मार्केट के अंदर काम कर रहा है, जाहिर सी बात है तजुर्बा तो उसको बढ़ा है, कहीं ना कहीं उसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है ना। आप नए नए आए हैं तो 100-50 मिल रहा है, चाय पानी का निकल रहा, निकालिए, खुश रहिए उसके अंदर। आप क्या करें, उसी के अंदर खुश रहें। लालच करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और ये समझ लीजिए, इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फराडी आपको मिलेंगे। आप सोचेंगे यार मुझे 50 हजार रुपया लगाया, 50 हजार रुपये में मुझे सिर्फ 1% अगर बना तो 500 रुपया सिर्फ बना दिन का। 5% अगर कोई शेयर भागा तो हमारा कितना बना, 2.5 हजार बना 50 हजार में। और एक बंदा टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, 6 हजार दो शाम को 12 हजार लो, सुबहान अल्लाह। 6 हजार दो शाम को 20 हजार लो, सुबहान अल्लाह। 1 हजार दो शाम को 15 हजार लो, सुबहान अल्लाह। कैसे हो रहा? पैसे की मशीन है क्या? मैंने आपको पढ़ाया अपर सर्किट लोअर सर्किट, यानी हर शेयर का अपर सर्किट लोअर सर्किट उससे ज्यादा हो जा ही नहीं सकता एक दिन के अंदर। यानी अगर किसी आमतौर से वो 5% 10% 20% ऐसे होता है अपर सर्किट लोअर सर्किट, बहुत ज्यादा 20%। इसके ऊपर मैंने नहीं देखा कि अपर सर्किट लोअर सर्किट होता हो, 20% से ज्यादा नहीं होता है। तो क्या होता है, 20% ज्यादा आमतौर से शेयर भागते ही नहीं है। सुनाई बात। और क्या करना, वो बंदा 6 हजार को शाम को 12 हजार बना के दे रहा है, 100% वो डबल करके दे रहा है। कैसे दे रहा है वो, कहाँ से ला के दे रहा है, कैसे दे रहा है और कहाँ से रहा? आप डालेंगे 50 हजार और सोचेंगे यार इससे अच्छा तो है कि 2.5 हजार कमाया, 50 हजार में अगर 5% भागा तो इसको लाओ दे दें, 1 लाख ही शाम को हमको दे देगा। कहाँ से ला के देगा? एक शेयर 20% ज्यादा नहीं दे सकता है, एक दिन के अंदर नहीं भाग सकता है। और ये बंदा कैसे 100% दे रहा है? सबसे पहले नंबर की चीज, हो नहीं सकता ऐसा, एक नंबर चीज। और दूसरी नंबर चीज, अगर हो सकता है तो हलाल नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो हलाल नहीं हो सकता, इस चीज को आप पल्ले से मान लीजिए। अगर होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर शायद मैंने सुना ऐसा होता है, समझ लीजिए अगर ऐसा होगा तो फिर हलाल नहीं होगा। बात में तो इसलिए इस चीज का आप ख्याल रखें, ऐसे लबाड़ियों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, और इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे। उम्मीद है जो बातें आपको बताई गई, इन उसूल और ज़वाबित का अगर आप ख्याल रखेंगे, और ये वो बातें हैं जो खुद मेरे साथ पेश आई, तो क्या कहते हैं साइकोलॉजी के ताल्लुक से जो सबक होता है उसमें मैंने ये चीजें बताने की कोशिश की। और ये अभी आपको ये चीज नॉर्मल लग रही है, लेकिन ना जब 40-50 हजार का 1 लाख का जब आप शेयर खरीद के बैठे होते हैं ना, फिर इनमें से जब कोई चीज पेश आती है ना, यकीन मानिए आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है। जिस दिन मेरा लॉस हुआ था इधर हफ्ता 10 दिन पहले, यकीन मानिए मैं परेशान था मतलब कुछ समझ में नहीं आता, ये लाभ बेच लें, फिर नहीं इसको दूसरा खरीद लें, इसको कवर कर लें हम। यानी तबीयत अजीब सी कि इसमें नुकसान हो गया, दूसरा खरीद लेते हैं बेच करके, उसमें कवर हो जाए। लेकिन मैंने कहा नहीं,
नुकसान हो रहा होने दो, उसको जितना नुकसान हो जाने दो, क्योंकि इस वक्त मार्केट गिरी हुई है और ये जबरदस्ती हमको सारा गुस्सा दिला रहा है। और ऐसे में अगर हम कोई कदम उठाते हैं तो हम कहीं ना कहीं नुकसान में चले जाएं। बहरहाल, तो ये चीजें जरूरी हैं, और जो हमारे साथ पेश आती थी, तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ने उसी एतबार से बनाया है, और तकरीबन सभी की जहनीत मिलती जुलती है। वो चीजें आपके साथ भी पेश आएंगी, तो इसलिए इसका ख्याल रखना है। और तकरीबन सबक मुकम्मल हो गया। दरअसल मैं स्क्रीन के ऊपर मल्टी ईयर वाले को दिखा देता हूँ, उसके बाद आपका सबक मुकम्मल हो जाएगा। यकीन मानिए, ये चीजें आप अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखेंगे। ये जब मार्केट में आप काम करना शुरू करेंगे ना, जो उसूल जवाबित मैंने बताया ना, अभी आपको हल्का लग रहा होगा। एक एक चीज परफेक्ट पाएंगे जो मैंने बताई। और उसकी वजह यही मैं साफ कह रहा हूँ, ये मैंने कहीं, हालांकि ये सारी चीजें किताबी ही हैं, लेकिन मैंने बाकायदा किताब में पढ़ करके नहीं आपको बताया है। मैंने खुद अपने तौर पे जो हमें चीज फील हुई, जो महसूस हुई, वो चीजें मैंने आपके सामने पेश की। कि मैंने बना के रख लिया था एक। इसको आप देखिए, ये बड़ा लंबा चौड़ा भी रिकॉर्ड आपको नजर आएगा। जहां मेरा कर्सर है, इस जगह पे आप देखिए, ये 2 जनवरी 2017 को इस रेंज पे आया था, समझ गए। उसके बाद ये तकरीबन 1 जुलाई 2021 तक तकरीबन उसी रेंज को नहीं तोड़ पाता। कितने साल तक? 4 साल तक। दरअसल मैं वॉल्यूम लगा देता हूँ उसमें, तो और मजा आएगा आपको देखने में। जी। कब तोड़ता है इस रेंज को? तकरीबन ब्रेकआउट कब किया? 4 से 5 साल के बाद किया। तो जब इसने ब्रेकआउट किया तो फिर ऊपर शेयर गया, और आमतौर से जब ऐसा होता है तो फिर शेयर नीचे नहीं आते, उस रेंज को दोबारा तोड़ करके जल्दी नीचे नहीं, बहुत साल तक ऊपर ही टहलते रहते हैं। अब देखिए, मैंने एक चीज और कहा, ब्रेकआउट जब करे ना तो अब सभी की जहनियत बन जाती है। आप देखिए कितनी बड़ी यहाँ पे कैंडल बनी हुई, ये कैंडल जो बनी हुई, कितनी बड़ी बड़ी मारूबूजू बनी हुई यहाँ पर। आप देखिए मारूबूजू बनी हुई कि नहीं, मारूबूजू जहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है, मारूबूजू। क्यों? बड़े लोग समझ जाते हैं कि फंडामेंटल इसका ऑटोमेटिक मजबूत हुआ है। फंडामेंटल इसका ऑटोमेटिक क्या हुआ? मजबूत हुआ है। अगर फंडामेंटल मजबूत ना हुआ होता तो इतने साल के बाद यहाँ इस रेंज को नहीं तोड़ पाता है वास्तव में। और नीचे आप नूरुन अला नूर देखिए कि इसकी जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम भी माकबल से बहुत बढ़ बढ़ के आ रहा था। क्यों ये वॉल्यूम क्यों आया? ये बड़े लोग ही बनाते हैं, बड़े खिलाड़ी जो होते हैं वो एंट्री मारते हैं यहाँ पर, क्यों? उनको पता है मल्टी ईयर का ब्रेकआउट हो रहा है। तो उसके बाद क्या होता है? एक मिनट, ये 2017 से मैंने दिखाया है 2021 तक। आप देखेंगे यहाँ पे इसका फंडामेंटल अगर आप देखेंगे ना, 2017 में इसके पास 21 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट था, और 2021 में जाकर के 30 करोड़ हुआ, और 2022 में 35, और 2023 में, यानी जब इसने ब्रेकआउट दिया ऑल टाइम हाई का, तो 21 से 59, यानी 3 गुना पहुंच गया। 1 1.5 साल के अंदर कहां पहुंच गया? 3 गुना इसने रिटर्न दिया। आप देखिए, अंदाजा लगाइए, जब ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ, कई साल के ब्रेकआउट से किसने दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ? तो इस तरीके से चीज काम करती है। अब देखिए, फिर आगे ये एक रेंज के अंदर कई साल घूमता रहा, फिर 21 से लेकर के मान लो कहां तक, 23 तक, 2 साल तक घूमता रहा, और उसके बाद फिर ब्रेकआउट देता है। ये फिर ऑल टाइम यहाँ पर मतलब ब्रेकआउट देता है, और कैसे? बड़ी कैंडल के साथ, बड़े वॉल्यूम के साथ देता है भाई। बड़ी बड़ी कैंडल तो यहाँ भी बनी हुई, बीच में देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी हुई, ये देखिए जहां पर मेरा कर्सर है, कितनी बड़ी कैंडल। लेकिन नीचे क्या वॉल्यूम आया था? बड़ा सा नहीं आया था। लेकिन जब इस रेंज पर, जहां इसने इस जगह पर जब ब्रेकआउट दिया, इस जगह पर ना, तो आप नीचे वॉल्यूम देखिए और ऑल टाइम हाई का इसका ब्रेकआउट देखिए, उसके बाद ये शेयर बहुत बुरी तरीके से भागा। क्या किया? बहुत बुरी तरीके से, मतलब बहुत ताबड़तोड़ गया ऊपर। आप देखेंगे तो तकरीबन
267%। कितने? 366 एक साल के अंदर। यानी 1 लाख को 3 लाख सीधा बना दिया। 3-4 लाख के आसपास इसने बना दिया। ये ऑल टाइम हाई को जब ब्रेक करता तो उसकी पावर होती 24। देखिए अब यहाँ 59 से 98 पहुंच गया 23 से 24 में। तो इस तरीके से चीजें चलती है। ऑटोमेटिक फंडामेंटल कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा होता है जब ये चीजें पेश आती हैं। बहरहाल इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभी ताजा ताजा और इत्तेफाक की बात ये है कि जब ये हो रहा था, इसमें जब हो रहा था तो मैंने बाकायदा सबक में बताया था इस चीज को। जैसे 14वां सबक जब मैं पढ़ा रहा था तो उसी वक्त एक बैच के अंदर ये सूरत हाल पेश आ रही थी। तो ये चीज मैंने दिखाई थी। क्या दिखाई थी, इसको मंथली में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये शेयर जो है 2008 में, मार्किंग में कर देता हूँ इसकी, 2008 में 452, 445 या 52-80 ऐसे कुछ है। ये रेंज इसने लगाई थी कब? 2008 में। और उसके बाद ये 2008 से लेकर के कब तक? 2024 आ गए, यानी 16-17 साल हो गए। इस रेंज को बार बार तोड़ने की यहाँ कोशिश किया, तोड़ नहीं पाया। यहाँ कोशिश किया, तोड़ नहीं पाया। बार बार तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ भी तोड़ने की कोशिश किया, तोड़ नहीं पाया। लेकिन नीचे आ गए। रिटेस्ट करने जब आया तो नीचे आ गए। हमें रिटेस्ट का इंतजार इसीलिए करना होता है। देखिए ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, इस जगह पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन रिटेस्ट करने गया तो नीचे आ गए। रिटेस्ट में बात क्लियर हो जाती है। उसके बाद में फिर आप देखेंगे इसने तकरीबन लगाया हाई 573 के आसपास का। जब मैं पढ़ा रहा था उस बैच को तो यहीं पर एक जगह पर था, नजर आ रहा, तो मैंने कहा था कि भाई इसका ये होने वाला है, आप देख रहे हैं, नजर रखिएगा आप इसको। आप देखेंगे इसको, जब इसने फिर कई साल के बाद जब इसको 24 में जो लगाया 73 के आसपास, उसके बाद फिर यहाँ 73 के आसपास फिर आया, कई मरतबा 73 के आसपास आया, तोड़ने की कोशिश की, मतलब 1-1.5 साल तक झिलाता रहा और तोड़ा, और तोड़ते ही क्या हुआ, जबरदस्त तरीके से इसने प्रॉफिट दिया, यहाँ से भाग करके गया। 153 दिनों के अंदर 32% दिखा रहा है। तो कहने का मकसद क्या हुआ, बहुत तेजी के साथ क्या हुआ, यहाँ से पैसा इसमें बना। और क्या हुआ, ये तो मैंने ऊपर से दिखाया, वरना इसका जो सीधा वाला जो ऑल टाइम हाई ना, जब यहाँ इसने तोड़ा है 463 वाला, इस रेंज को जब तोड़ा तो बहुत बुरी तरीके से यहाँ भागा हुआ। तो ये चीज बहुत बेहतरीन काम करती है। बस जरूरी क्या, नीचे वॉल्यूम भी ठीक ठाक आने चाहिए। अच्छा एक चीज मैं इजाफी बता रहा हूँ, बहुत से लोग होते हैं जो अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कैसे निकालते हैं। जरा सा मैं दिखाता हूँ। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो निकालने का एक तरीका आता है, जिसे एक होता है जोड़ के खुद ही अंदाजा लगा लेना, लेकिन एक तरीका और मैं बता देता हूँ, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें टूल्स में जाएंगे आप, तो मिसाल के तौर पर चार्ट है, मैंने रख दिया। चलिए मैंने रख दिया। मैं टूल्स में जाता हूँ। यहाँ पर एक लिखा होगा लॉन्ग पोजीशन और एक जगह लिखा होगा शॉर्ट पोजीशन। हम्म, नजर नहीं आ रहा भाई। अभी मेरे जहन में एकदम से बात आ गई, तुमने सोचा लाओ दिखा दें। जी ये मिल गया। ये लिखा है लॉन्ग पोजीशन, ये लिखा है शॉर्ट पोजीशन। तो हमें चूंकि बेचना होता है तो लॉन्ग वाली, सॉरी, खरीदना होता है। शॉर्ट पोजीशन वाले शॉर्ट सेलिंग वाले करते हैं। तो इस वाले टूल को हमें ले लेना है। हमें क्या करना है, इस वाले टूल को लेना है। इसको मैं फेवरेट करके बाहर निकाल देता हूँ, फिर इसको मैं जरा सा बेड़ा करके सीधी करके स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये बाहर आ गया ना, इसको मैं बेड़ा कर देता हूँ, सीधा करता हूँ। स्क्रीन थोड़ी बड़ी होगी तो समझ में आएगी बात। रिस्क टू रिवार्ड कैसे हम लोग मतलब नापते हैं, कभी कभी आप देखते होंगे चार्ट के ऊपर एक अजीबोगरीब तस्वीर लगी हुई थी, तो उसको कैसे देखते हो दरअसल मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ये मैंने ले लिया इस टूल को। मिसाल के तौर पर एक मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमने सपोर्ट क्या कर लिया, लगा लिया सपोर्ट। एक मिसाल में देता हूँ, ये मेरा सपोर्ट है, एक मिसाल में दे रहा हूँ। ये मैंने सपोर्ट बना लिया। अब मैंने मिसाल के सपोर्ट के ऊपर हमें एंट्री लगानी, और नीचे मान लीजिए ये हमारा स्टॉप लॉस है। ये हमारा स्टॉप, ये मान लेते हैं स्टॉप लॉस है। ये मान लीजिए ये लेवल मैंने स्टॉप लॉस मार करके रख दी, स्टॉप लॉस है। तो अब हम कैसे पता करेंगे यार कितना टारगेट हमारा होना चाहिए, तो ही हम काम करें। तो हमें क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को ले लेना, सीधे इस पे हम क्लिक करेंगे, और इसको जहां पे हम खरीदने वाले, ये जहां पे खरीदने वाले उस जगह पे हम इसको टिप से हाथ रखेंगे, एक मरतबा ऐसे ऐसे रख देंगे। ऐसे क्या करेंगे, रख देंगे। अभी आपके सामने खुल करके सामने आ गए।
अब इस तरह जब सामने आ गए ना, तो नीचे जहां तक हमें स्टॉप लॉस लगाए, तो नीचे वाले हिस्से को पकड़ के इसको ऐसे बड़े करेंगे, तो जो लाल वाला हिस्सा नीचे बढ़ रहा है ना, ये स्टॉप लॉस बता रहा है। मिसाल के तौर पर लाल इतना ही नजर आ रहा है, यानी हमारा स्टॉप लॉस इतना ही है। तो जहां तक हमारा स्टॉप लॉस हो ना, मिसाल के तौर पर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ तक है, तो हम इसको यहाँ तक खींच के छोड़ देंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस क्या है, मान लीजिए इस कैंडल तक, लाल वाली कैंडल तक मैंने बनाया था, तो ये लाल वाली कैंडल तक हमारा स्टॉप लॉस है मान लीजिए। तो और मैं थोड़ा सा और खींचता हूँ, मान लीजिए इस कैंडल तक हमारे स्टॉप, तो लाल वाले तक हम खींच के छोड़ देंगे। टारगेट कितना होगा, ऊपर वाले को हम पकड़ेंगे ऐसे, ऊपर वाले को पकड़ के ऐसे, ऊपर वाले को पकड़ के ऐसे खींचेंगे मिसाल के तौर पर। तो ऐसे हम मिसाल जहां तक हमको टारगेट रखना है, ऐसे हमने यू सेट कर दिया। अच्छा, अब आप कैसे समझ में आएगा 1:1 है कि 1:2, ये मैं ऐसे सेट कर दिया, यानी गोया कि इस लेवल पर हमारा बाय है, मतलब हम बाय करेंगे, और इस लेवल पर जो हम सेल करें, सॉरी स्टॉप लॉस हमारा, और ये हमारा टारगेट है। मैंने लेकिन कैसे पता कैसे लगे कितना है हमारा 1:1 1:2? तो आप देखिएगा इसमें लिख के आ रहा है, खुद लिख के आ रहा है यहाँ पर, इसको मैं क्लिक किया तो यहाँ पे लिख के आ रहा है आपको रेशियो 2 है, यानी 1:2 का रेशियो यहाँ पर चल रहा है। यानी तकरीबन अगर आपका, यानी कितना, कितना स्टॉप लॉस है आपका, 589 से, और तकरीबन एक तो ये बीच में आ रहा है 569 तक। स्टॉप लॉस 20% का, हाँ ये दिखा रहा है यहाँ पर, यानी स्टॉप लॉस अगर आपका 20% का है, यहाँ पर साफ साफ लिखा रहा है। अव्वलन तो आपको यही देख लेना है, आपको बता देगा कि 1:2 1:3 है, वरना रुपये में देखेंगे परसेंट में तो ये दिखा रहा है स्टॉप लॉस हमारा 120 रुपए का हम रिस्क ले रहे हैं, तो 240 रुपए का हमारा क्या है इस पर टारगेट है। तो इस तरीके से होना चाहिए। और सीधे सीधे आप देखें तो इसमें लिखा, अब मिसाल 1:3 में रखना, तो हम इसको बढ़ा के इसे रख देते हैं, तो हमें बार बार देखने जरूरत है। अभी देखें, हम इसको आगे कर देते हैं थोड़ा सा, अरे यार, ये मैंने आगे कर दिया। तो देखिए आप थ्री जब हो गया ना, तो आप खुद ही देखेंगे 1:3 मिसाल के तौर पर 3 गुना हो गया। मिसाल के तौर पर आप देखिए 120 रुपए का अगर हमारा क्या स्टॉप लॉस था, तो 360 रुपए का, 62 रुपए का हमारा क्या होगा टारगेट होगा। तो इस तरीके से हम इसके हिसाब, ओवरऑल तो आप नंबर के हिसाब से गिनना चाहें तो शुमार कर सकते हैं कि अगर 10 रुपए का, सीधा सीधा सिंपल सा 10 रुपए का हमारी स्टॉप लॉस है, 20 रुपए का टारगेट होना चाहिए। वरना इसके हिसाब से भी अगर आप चाहें तो सीधा इसको आप लगा के आप जब भी खरीदें तो आप रखे रहें, जैसे उस रेंज के अंदर पहुंचने लगे बेच दें आप फट से। बहरहाल, तो सबक आपका मुकम्मल का, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबक के मुतालिक अगर सवाल है तो कर लीजिए।